ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। फर्स्ट ईयर एचटीपी के स्टूडेंट्स के लिए फिजियोलॉजी मैनेजमेंट में आज फिजियोलॉजी हमारा कंप्लीट है। आज जो हम अब हमारे पास सिर्फ मैनेजमेंट रह गया। फिजियोलॉजी हमने कंप्लीट कर ली और ये हमारा 22वां चैप्टर है, 22वां, केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ द न्यू बॉर्न काफ। बछड़ा जो जन्म लेता है उसकी देखभाल कैसे करनी है और प्रबंध कैसे करना है उसका। गाय के बच्चे की प्रसव के बाद देखभाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी पर उसका भविष्य निर्भर करता है। इस समय की गई देखभाल उसके पूरे जीवन काल में सहायक होती है, क्योंकि ये उससे प्राप्त उत्पादन को निर्धारित करती है। काफ की देखभाल उसके पैदा होने से पहले ही शुरू कर दी जाती है, जब वह गाय के गर्भाशय में पल रहा होता है। जन्म से पहले काफ की देखभाल व प्रबंध। गाय का गर्भकाल यानी जेस्टेशन पीरियड 9 दिन होता है। इसके अंतिम 3 से 4 महीने के दौरान गाय की देखभाल बेहतर ढंग से करनी चाहिए, क्योंकि इस समय खिलाया पिलाया गया न केवल काफ के शरीर की वृद्धि करेगा, बल्कि गाय को भी पोषण प्रदान करेगा। ये हमने सारा पढ़ लिया पीछे। जिससे वह भली भांति दूध प्रदान करेगी, वह प्रसव के समय भी आसानी रहेगी। इसके लिए गाय को अतिरिक्त मात्रा में दाना, खल या कंसंट्रेट उसकी आवश्यकता अनुसार प्रदान करना चाहिए। कमज़ोर शारीरिक अवस्था वाली गाय को करीब 2 से 3 किलो अतिरिक्त दाना, ग्रेन प्रदान करना चाहिए, तथा इसके अलावा दुग्ध उत्पादन के अनुसार अतिरिक्त खल भी प्रदान करते हैं। इस समय अगर गाय के खान पान में किसी प्रकार की कमी रख दी जाए तो पैदा होने वाला काफ या बच्चा कमज़ोर होगा, तथा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि गाय के कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, कब्ज नहीं हो, क्योंकि इससे प्रसव में कठिनाई, डिस्टोकिया हो सकती है। अतः इस समय गाय को संतुलित आहार, बैलेंस्ड राशन प्रदान करना जरूरी है। नवजात बच्चे की देखभाल ये जरूरी है, इसको आप इम्पोर्टेंट में लिख लें। जन्म के पश्चात, वो जन्म से पहले, पैदा होने के बाद सर्वप्रथम उसके मुंह, नाक व आंखों पर से म्यूकस हटाया जाता है। म्यूकस जो है वो उसके नाक, मुंह और आंखों पर से म्यूकस जो है वो हटा देना चाहिए, जिससे वह सांस ले सके तथा उसे सांस लेने में तकलीफ नहीं हो। कई बार काफ सांस लेने में दिक्कत महसूस करता है तो उसके सीने को धीरे धीरे दबाकर उसकी सहायता करते हैं, या उसे पीछे वाले पैरों से उठाकर उसके सिर पर थप्पी मारते हैं, जिससे अगर उसके श्वास मार्ग में कोई म्यूकस रुकावट पैदा कर रहा हो तो बाहर निकल जाता है। क्या इसमें करते हैं विशेष, और ये बड़ा ज़रूरी है। कुछ काफ्स में तो नॉर्मल जो है वो स्थिति बन जाती है, कुछ में सांस शुरू नहीं होता। तो उसमें इसलिए नहीं शुरू होता कि ये जो नेजल पैसेज है यहाँ कहीं ना कहीं म्यूकस फंसा हुआ है उसका। तो आपने क्या करना है, पिछले वाले पैर दोनों पकड़ के और उसको यूँ उल्टा लटका देना है, इस तरह से। अब जैसे ही आप उसको उल्टा लटकाएंगे, उसके नाक में से बहुत सारा म्यूकस जो है आता है, मुंह में से भी आता है। और ये जो गर्दन का, ये जो देखिए सिर का ये पार्ट, ये ध्यान रखना, ये पार्ट उसके सिर का, ये बैक वाला, ये पार्ट, यहाँ पे आप उसको थपथपाएं। और मैं और इसमें प्लस ऐड करूँगा कि आप ठंडा पानी पास में रखें। तो आप जैसे उसका म्यूकस जो है वो बाहर आ जाए, आपने देख लिया कि म्यूकस बाहर आ गया कंप्लीट। हालांकि उसको हल्का सा यूँ थपथपा दें, लेकिन ये ठंडा पानी लेकर के अगर उसको यूँ थपथपाएंगे और यूँ रख दें उसको, रखने के बाद ठंडा पानी यहाँ सिर पे हल्का सा, बाकी शरीर पे नहीं डालें आप, ध्यान रखना, सिर्फ इतना यूँ लेने के बाद में यहाँ छींटे मारें उसके ठंडे पानी के इतने। जैसे ही आप ठंडा पानी मारें, एकदम से यूँ सांस जो है वो उसका चल पड़ेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है, जो मैं फील्ड में इसको मैंने कई बार अपना के देखा है और ये बड़ी सक्सेस है। ठंडा पानी
और डालना पूरे शरीर, मुंह पे, सिर पे मत डाल देना। मैंने सिर्फ जो है यहाँ यहाँ कहा, ये ध्यान रखना। थपथपाना ये जैसे ही लिखा है इन्होंने, उसके सिर पर थप्पी मारते। काफ की नाल, नेवल कोड को उसके शरीर से करीब 2 इंच की दूरी साफ कैंची या ब्लेड से काट कर, घोड़ी में नहीं काटते, कभी ध्यान रखना, देते हैं तथा इस पर टिंचर ऑफ आयोडीन लगाते हैं या बोरिक एसिड भी छिड़क सकते हैं। इसे रस्सी की सहायता से बांधना नहीं चाहिए, बल्कि खुला छोड़ देना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, ये मेरा फील्ड एक्सपीरियंस है कि वो जो है बड़ी मोटी होती है, तो उसमें से ब्लड रिसता रहता है। तो आपने क्या करना है, मैं आपको जो तरीका बता देता हूँ, आप उसको पूरा दूर से काट दीजिए। फिर उसको क्या करते हैं, जैसे हम रस्सी के गांठ देते हैं, तो एक उस पर गांठ दे दीजिए। गांठ देने के बाद में अच्छी तरह से आपने गांठ दे दिया। अब जो आप गांठ देने के बाद 2 इंच या 1 इंच सिरा छोड़ के उसको काट दें और उस पर टिंचर आयोडीन लगा दें। अब उसको छोड़ दें, वो ड्राई हो जाएगा। तो ये मैंने जनरली किया, गांठ दे देते हैं उसको। बच्चे के पूरे शरीर को जूट या सूखे कपड़े से अच्छी तरह रगड़ कर पोंछ देते हैं। वह इसे गाय के सामने लिटा देते हैं, जिससे गाय इसे चाट सके, ताकि ये साफ हो सके। साथ ही बच्चे में माँ के प्रति मातृत्व भावना भी पैदा हो सके। अगर गाय बच्चे को नहीं चाटे तो बच्चे पर थोड़ा सा आटा या गेहूं की भूसी छिड़क देते हैं, जिससे वह उसे चाट सके। ये भी बहुत ज़रूरी है, देखा है मैंने गांव में, ये एक प्रैक्टिस है। भाई दा उसने उसको नहीं चाटा तो वो फिर क्या है, ज़्यादातर ये जो पहलन जाती है ना, वो जान ली है, वो फिर बच्चे को नीचे दूध ही नहीं चूंगने देते। ये भी दिक्कत आ जाती है। इसके पश्चात गाय व बच्चे की बिछावन को साफ कर देते हैं या उनके नीचे नई सूखी व साफ बिछावन बिछा देते हैं। इसके पश्चात बच्चा धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करता है तथा कई बार ज़मीन पर गिरता है। करीब आधे से 1 घंटे के अंदर वह खड़ा होकर गाय के अडर के पास पहुंच जाता है, यहाँ ले जाया जाता है। इससे पहले गाय के अडर को गुनगुने पानी से साफ कर देते हैं, जिससे बच्चे में कोई संक्रमण नहीं पहुंच सके। इसके पश्चात बच्चे को जन्म के 1 घंटे के अंदर खीस, कोलेस्ट्रम उसी में से पिलाई जाती है, जो इसे अडर से सीधे ही पिलाते हैं। इसमें उसकी मदद की जाती है। और ये भी बात है कि हल्का सा ये यहाँ मेरे ख्याल से चूक हो गई है, उसका मुंह बच्चे का लगाने से पहले उन चारों थनों में से एक एक धार आप जो है कोई किसी कटोरी में चारों थनों की निकाल लें, एक एक धार। इससे क्या होगा, इससे कई चीज़ों है। एक तो कहीं अगर जर्म्स या बैक्टीरिया उस कैनाल में कहीं लगे हुए हैं तो वो बच्चे के मुंह में नहीं जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। जैसे आप एक धार जो है चारों थनों की एक एक धार निकाल लेते हो तो आप श्योर हो जाते हो कि अब ये जो है इसमें दूध जो है वो कोलेस्ट्रम ही है, इन्फेक्टेड कोई और नहीं है। बहुत से लोग इस कोलेस्ट्रम को गंदा दूध मानकर फेंक देते हैं, बच्चे को नहीं पिलाते, जबकि ये कोलेस्ट्रम पिलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे की रोगों से लड़ने में तब तक रक्षा करती है जब तक कि वह स्वयं अपनी इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर लेते। हालांकि बच्चे को कोलेस्ट्रम दिन में 2 या 3 बार ही पिलाना चाहिए तथा इसकी मात्रा लगभग 2 से 2.5 लीटर प्रतिदिन होनी चाहिए, यानी कि 2 लीटर उसको रोजाना। और ये एक ही थन से नहीं पीने दें उसको, ये ध्यान रखना, चारों थनों के मुंह लगवाएं उसके। तो आप ये 2 लीटर है तो इसका ये मतलब हो गया कि चारों से अगर निकालेंगे तो आधा लीटर चारों में से पिलाना चाहिए। यह जन्म के पश्चात प्रथम 3 दिनों तक पिलाया जाता है। कोलेस्ट्रम रोगों से लड़ने के अलावा खनिज लवणों, कॉपर, आयरन, मैग्नीज आदि, विटामिन ए, B1, B2, B6 आदि का भी भंडार होता है। अब ये देखिए यहाँ कोलेस्ट्रम में क्या होता है, ये आपको याद कर लेना चाहिए। यहाँ कोलेस्ट्रम में क्या होता है, और सबसे ज़्यादा तो इसमें प्रोटीन होता है, वो शायद इन्होंने कहीं लिखा ही नहीं। 18
12 से 18% प्रोटीन होते हैं इसमें, बेस्ट। कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, यही लिखा है प्रोटीन, खनिज लवण। चले, साथ ये शुरुआती गोबर मिकोनियम, जो पहला गोबर जो होता है ना, जो काफ करता है, लेई बोलते हैं अपने गांव में, जिसको बोले लेई करी को नहीं रे बच्चा देखो, हाँ, उसको मेकोनियम बोलते हैं, विसर्जन में भी सहायता करता है। ये इसका लग्जेटिव एक्शन है। लग्जेटिव एक्शन आगे पढ़ोगे क्या होता है फार्माकोलॉजी में, लग्जेटिव एक्शन। कोलेस्ट्रम विटामिन ए डेफिशिएंसी से भी बचाता है। इसके पश्चात काफ का किसी प्रकार की शारीरिक व जन्मजात असामान्यताओं के लिए निरीक्षण करते हैं। इसके लिए काफ के शरीर पर प्राकृतिक छिद्रों, एनस यानी कि फॉर यूरिन, नोज, आइज, माउथ का किसी प्रकार की सूजन या उबार के लिए तथा म्यूकस मेम्ब्रेन्स आदि का भी निरीक्षण करते हैं। साधारणतः काफ जन्म के पश्चात 4 से 5 घंटे में प्रथम गोबर मिकोनियम निकासित कर देता है, परंतु अगर यह निकासित नहीं किया गया तो आवश्यक व उचित उपचार तुरंत प्रदान करते हैं। बच्चे को साफ सुथरी, अच्छी बिछावन युक्त हवादार जगह में रखते हैं, जहाँ उसे प्रतिकूल वातावरण जैसे तेज गर्मी, सर्दी आदि से बचाया जा सके तथा इससे रोगों से भी बचाव होता है। जन्म के पश्चात काफ का कुछ दिन तक विशेष ध्यान रखना, जैसे यानी कि उसको दस्त या कब्ज या GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, पेट संबंधी, आंत संबंधी, पेट आंत, GI ट्रैक्ट पेट और आंत है, अन्य कोई परेशानी नहीं हो, वह अगर हो तो उपयुक्त इलाज किया जाए। काफ का नियमित रूप से वजन लेना चाहिए जिससे उसकी वृद्धि दर का पता चल सके। इसके अलावा उसकी मालिश, ग्रूमिंग भी नियमित रूप से करनी चाहिए। उपरोक्त देखभाल जन्म के पश्चात 3 दिन तक की जाती है तथा इन 3 दिनों के पश्चात की देखभाल अलग अलग तरह से की जा सकती है, जो नीचे वर्णित की गई है। काफ को पालने की पद्धतियाँ, सिस्टम और काफ रेयरिंग। तो ये देखिए, ये जो पाला जाता है ना, तो इसमें ये है 1, 2, 3 जो है हमने दे रखी हैं। तो इसमें सामान्यतः काफ को पालने के लिए 2 प्रकार की पत्तियाँ काम में ली जाती हैं। काफ को उसकी माँ के साथ रखकर, पहला तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है भाई। वीनिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन फर्स्ट वन। वीनिंग क्या है ये पूछा जाता है, लाभ क्या है, हानि क्या है। इस पत्ती में जन्म के पश्चात प्रथम 2-3 दिनों की देख रेख के बाद कोलेस्ट्रम पिलाने के पश्चात भी काफ को उसकी माँ के साथ रखा जाता है। काफ को दुग्ध दोहन, मिल्किंग के पहले व बाद में कुछ देर के लिए सीधे गाय के अडर से दुग्ध ग्रहण करने यानी सकल करने दिया जाता है। वह काफ को गाय के साथ करीब 2-3 महीने तक रखा जाता है। काफ का दूध छुड़ाकर यानी वीनिंग करवाकर। इस पद्धति में काफ को जन्म के तुरंत पश्चात या 2 से 3 दिनों की देखभाल व कोलेस्ट्रम पिलाने के पश्चात गाय से अलग कर देते हैं। इसके पश्चात काफ की अलग से देखभाल की जाती है, जो पूर्णतः पशुपालक पर निर्भर करती है। इस पद्धति को वीनिंग सिस्टम कहते हैं। ये वीनिंग है। एक तो वीनिंग करते हैं 2 से 3 महीने बाद में, और एक तुरंत जो है वो कर देते हैं। वैसे तो ये 2-3 दिन भी उसको कोलेस्ट्रम वहाँ नहीं पिलाते। अगर वहाँ पिलाएंगे तो उसका जो है लगाव जुड़ जाएगा उसका माँ का। तो क्या करते हैं, कोलेस्ट्रम भी निकाल लेते हैं और उसको कोलेस्ट्रम डायरेक्ट पिला देते हैं। ऐसा भी करते हैं। दोनों ही तरीके हैं। 2 दिन पिला भी सकते हैं और उसको अलग करके डायरेक्ट बाद में पिलाते रहते हैं। काफ का दूध छुड़ाने अर्थात वीनिंग के बहुत लाभ हैं, जो निम्न है। वीनिंग से दुग्ध उत्पादन बढ़ता है, क्योंकि काफ को दिया जाने वाला दूध भी पूरे दुग्ध उत्पादन में जुड़ जाता है। यदि किसी कारणवश
काफ मर जाता है तो गाय की मिल्किंग में किसी तरह की परेशानी नहीं होती। दूध अनियंत्रित व अधिक मात्रा में ग्रहण कर लेने पर काफ में पैदा होने वाली बीमारियां जैसे काफ और डायरिया आदि से बचा जा सकता है, जो ज़्यादातर दूध से ज़्यादा पिलाने से होती है, डायरिया वगैरह। डायरिया, दस्त। गाय पाउसने से मिल्क लेट डाउन के लिए काफ पर निर्भर नहीं रहती तथा साथ ही काफ भी केवल गाय पर निर्भर नहीं रहता। गाय को भी कुछ हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं, उसे पाला जा सकता है। और बच्चे को कुछ हो जाए तो माँ जो है वो गाय आराम से दूध देती। वीनिंग के द्वारा काफ को दूध जैसे दूसरे पौष्टिक पदार्थों के उपयोग द्वारा उचित व सस्ती दरों पर पाला जा सकता है। इसके साथ ही उसे उसकी आवश्यकता अनुसार खिलाया पिलाया जा सकता है। तो ये जो वीनिंग है और इसके लाभ हैं, इम्पोर्टेंट है। कोलेस्ट्रम बनाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे का कोलेस्ट्रम बनाया जाता है अलग से, आर्टिफिशियल, ये भी हम शायद इसमें कहीं देखेंगे। तथा उसकी अंडर फीडिंग या ओवर फीडिंग नहीं होती। अंडर फीडिंग यानी कि कम, ओवर फीडिंग ज़्यादा नहीं होती। काफ को किसी भी समय हार्ड से निकाला कलिंग किया जा सकता है जब यह लगे कि इसकी ज़रूरत नहीं है। काफ के बिना दुग्ध दोहन मिल्किंग एक अपेक्षाकृत साफ व स्वच्छ वातावरण में किया जा सकता है। गाय के सही व यथार्थ दुग्ध उत्पादन का रिकॉर्ड रखा जा सकता है। इसके गाय के अडर व टीट्स को किसी प्रकार की चोट नहीं लग सकती। काफ द्वारा इन्हें हानि पहुँचाने का खतरा कम हो जाता है, नहीं तो बना रहता है, क्योंकि वो चोट लगा सकता है, सिर मारता है उसके अडर में, इस तरह की हानि। इस प्रकार स्पष्ट है कि वीनिंग कितनी महत्वपूर्ण लाभप्रद है। हालांकि इसमें अतिरिक्त मजदूरी व समय लगते हैं, परंतु फिर भी यह लाभप्रद रहती है। इसी कारण बहुत से डेयरी फार्म जैसे मिलिट्री, गवर्नमेंट व प्राइवेट व वीनिंग एक नियमित व प्रसिद्ध पद्धति बनती जा रही है। इसमें अगर कभी प्रसव के दौरान या उसके पश्चात गाय की मृत्यु हो जाए तो काफ जीवित रहे तो ऐसे काफ को ऑर्फन काफ कहते हैं। ऑर्फन काफ, अंडरलाइन इसको कर लेना, ऑर्फन काफ। इसके लिए कोलेस्ट्रॉम उपलब्ध नहीं होता, अतः दूसरी गाय से कोलेस्ट्रॉम उपलब्ध कराते हैं। परंतु अगर कोलेस्ट्रॉम उपलब्ध नहीं हो तो निम्नलिखित मिश्रण बनाकर इसे काफ को कोलेस्ट्रॉम की तरह ही पिलाते हैं। मिल्क जो है वो 568 ml, पानी 284 ml और कास्टर ऑयल आधा चम्मच और फेंटा हुआ अंडा 1। तो ये जो है हमारे पास ये कोलेस्ट्रॉम बन गया। इसमें वो सारा कुछ आ गया जो उसको चाहिए। लेकिन इसमें एंटीबायोटिक भी जोड़ते हैं, इसमें अलग से दिया हुआ है, एंटीबायोटिक भी डालते हैं, टेरामाइसिन वगैरह पाउडर थोड़ा डाला जाता है, या स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह भी शायद डालते हैं। चलो खैर, आप तो इसी को याद कीजिए, बेटर है। काफ को पीना सिखाना कि वो कैसे पिए। काफ को सामान्यतः जब गाय के साथ ही पाला जाता है तो वह आधे से 1 घंटे के भीतर ही स्वतः ही उसके अडर व टीट के पास जाकर उन्हें चाटने व चूसने लगता है। हालांकि कुछ काव्स को इस काम के लिए सहायता की ज़रूरत पड़ती है तो इसके लिए उनका मार्गदर्शन किया जाता है। लेकिन जब काफ को गाय से अलग पाला जाता है अर्थात वीनिंग सिस्टम बनाया जाता है तो उसे तरल पदार्थ पीना सिखाना पड़ता है। इसके लिए 2 तरीके काम में लिए जा सकते हैं, जिन्हें पेल फीडिंग कहते हैं। और ये नियमन अंडरलाइन करना इसको, पेल फीडिंग को। और एक जब ये बच्चा जो है अभी जन्म लेता है, आपने म्यूकस वगैरह निकाल दिया, तो क्या करते हैं कि उसके जो क्या कहते हैं इसको, सॉफ्ट पैलेट, ऊपर तालुआ बोलते हैं अपने जिसको, ऊपर तो वहाँ क्या है
गुड़ को थोड़ा सा नरम करके लगा देते हैं। तो वो क्या करता है, जीभ से उसको घुमाता रहता है, चाटता रहता है। तो अब वो जीभ को जैसे जैसे घुमाता है तो इससे क्या होता है कि उससे उसको अडर टीथ पे प्रेशर देना आ जाएगा। तो जैसे ही आप उसको गाय के नीचे ले जाओगे अडर के पास, तो वो टीथ को पकड़ेगा और उसको दबाएगा। जैसे ही दूध आएगा अब उसको पता चल जाएगा कि यहाँ से दूध आता है, तो वो उसको चूंघना शुरू कर देता है। ये भी मेथड गांव में मैंने देखा है, ये भी करते हैं। तो उसमें ये पेल फीडिंग, पहले तरीके में किसी बर्तन या बड़े प्याले में काफ की माँ से लिया हुआ थोड़ा दूध डाल देते हैं। इसके पश्चात एक व्यक्ति काफ के मुंह में अपनी उंगली डालता है, जिससे काफ पकड़कर चूसता है। यस, व्यक्ति धीरे धीरे अपनी उंगली वाले हाथ को दूध वाले बर्तन की तरफ खींचता है, जिससे काफ का मुंह भी बर्तन की तरफ आता है। वह व्यक्ति अपने हाथ को दूध में डुबो देता है, जिससे काफ के मुंह में थोड़ा दूध पहुंच जाता है। इसके पश्चात वह अंगुली मुंह से बाहर निकाल लेता है। इस प्रकार करने से धीरे धीरे काफ पीना सीख जाता है। दूसरे तरीके में एक निप्पल जो है, निप्पल पेल काम में लिया जाता है, जिस पर रबड़ की ये निप्पल यहाँ पड़ी हुई आपको दिखाई नहीं लगी होती है। इस उपकरण में दूध डालकर इसे थोड़ी ऊंचाई पर व्यवस्थित कर देते हैं, जिससे काफ रबड़ की निप्पल की सहायता से धीरे धीरे दूध ग्रहण करता रहता है। प्रत्येक बार दूध प्रदान करने के पश्चात इस निप्पल पेल को अच्छी तरह रगड़ कर साफ कर देना चाहिए। इस प्रकार उसे करीब 3-4 सप्ताह की उम्र तक दूध पिलाया जाता है। 3 दिन की बच्चे की देखभाल। 3 दिन की उम्र के पश्चात काफ की विभिन्न तरीकों से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खिलाए जाते हैं। वह उनकी उपलब्धता व हमारी सुविधा पर निर्भर करता है। अतः 3 दिन की उम्र के पश्चात काफ को निम्नलिखित तरीकों से विभिन्न खाद्य पदार्थ प्रदान किए जाते हैं। गाय का दूध पिलाना, होल मिल्क फीडिंग एज इट इज। जब काफ गाय के साथ या गाय के अलग रखकर भी गाय का दूध पिलाया जाता है, तो उसकी सबसे जल्दी व अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि होती है। जहाँ तक हो सके काफ को उसकी स्वयं की माँ का ही दूध प्रदान करना चाहिए। दूध निकालने के बजाय तुरंत ही पिला देना चाहिए, और अगर उस दूध को बाद में पिलाना हो तो उसे लगभग 33 से 37 डिग्री यानी कि शरीर तापक्रम पर तक गर्म करके फिर उसको ठंडा करके पिलाना चाहिए। 7 दिन 1 सप्ताह की उम्र तक दूध नियमित अंतराल पर दिन में 3 से 4 बार दिया जाना चाहिए, तथा इसके पश्चात दिन में 2 बार देते हैं। दूध पिलाने के इस तरीके में प्रथम 3 सप्ताह तक प्रतिदिन का आपके शरीर भार बॉडी वेट का 1/10वां हिस्सा, अगले 2 सप्ताह तक शरीर भार का 1 से 15वां हिस्सा, तथा इसके पश्चात शरीर भार का 1 से 20वां हिस्सा दूध पिलाया जाता है। इसके पश्चात उसे स्किम्ड मिल्क उपलब्ध कराते हैं, जो काफ को दूध के स्थान पर पिलाया जाता है तथा एक प्रकार का रिप्लेसर होता है। स्किम्ड मिल्क कई बार दूध पिलाने से काफ के डायरिया या स्कोरिंग हो जाता है, जो तो दूध की मात्रा कम कर देनी चाहिए। इसके अलावा दूध में ऑरियोमाइसिन या टेरामाइसिन एंटीबायोटिक भी डालनी चाहिए, जो काफ की वृद्धि दर, भूख व शारीरिक अवस्था को सुधारती है, व साथ ही डायरिया या काफ स्कोर से भी बचाव करती है जब उसे स्किम्ड मिल्क पिलाते हैं। इसके लिए प्रत्येक काफ को ये एंटीबायोटिक 50 से 80 मिलीग्राम प्रतिदिन की दर से 4 दिन की उम्र से लगभग 120 दिन की उम्र तक दी जाती है, 4 महीने। अब आता है फीडिंग मिल्क रिप्लेसर। दूध हटा देंगे, अब फीडिंग जो है वो देंगे। क्या देंगे उसकी जगह? मिल्क रिप्लेसर को दूध की जगह काम में लिया जाता है, तथा जहाँ पर दूध की कीमत अधिक मिलती है या दूध की बचत जरूरी है, तो वहाँ इसे दूध की जगह काफ को प्रदान किया जाता है। यह दूध से सस्ता पड़ता है, इससे काफ को पालने का खर्च भी कम पड़ता है। इसे दूध की तरह उसी मात्रा में व उसी
तापमान पर गर्म करके काफ को प्रदान करते हैं। सामान्यतः मिल्क रिप्लेसर अनेक खाद्य पदार्थों का सूखा हुआ पाउडर नुमा मिश्रण होता है, जिसे गर्म पानी में 1:9 की मात्रा में घोलकर काफ को पिलाते हैं। दूध के समान पोषण प्रदान करता है। मिल्क रिप्लेसर की पोषण क्षमता न्यूट्रिटिव वैल्यू उसमें उपस्थित पोषक पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करती है। काफ को मिल्क रिप्लेसर 3 सप्ताह की उम्र से प्रदान कर सकते हैं। 50 दिन की उम्र के पश्चात काफ को दिए जा रहे होल मिल्क या मिल्क रिप्लेसर की मात्रा धीरे धीरे कम करते हुए लगभग 2 महीने 60 दिन की उम्र तक बंद कर देते हैं। मिल्क रिप्लेसर अनेक तरह से तैयार किया जा सकता है। एक मिल्क रिप्लेसर निम्न खाद्य पदार्थ से तैयार किया जा सकता है। कंटेंट्स में देखिए, ड्राइड स्किम्ड मिल्क 22.5, डिस्टिल्ड ड्राइड सॉल्युबल 6.8, ड्राइड बटर मिल्क 4.8, ड्राइड वे, डेक्सट्रोज, ओट फ्लोर, डाई कैल्शियम फास्फेट, ट्रेस मिनरल्स, ऑरियोमाइसिन, विटामिन ए और विटामिन डी। तो ये हमारे पास मिल्क रिप्लेसर के रूप में हम इनका इस पाउडर्स का काम में ले सकते हैं, इसको बना करके, और ये दिया जा सकता है जो दूध से सस्ता पड़ेगा और दूध को हम हमारे काम में ले सकते हैं। ड्राई काफ स्टार्टर खिलाना। ड्राई काफ स्टार्टर ऐसे डेयरी फार्म जहां काफ को होल मिल्क या मिल्क रिप्लेसर प्रदान करना महंगा साबित होता है, वहां काफ को उम्र के दूसरे सप्ताह सामान्यतः 10वां दिन से सूखा काफ स्टार्टर प्रदान करना शुरू कर देते हैं। इसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। हालांकि काफ स्टार्टर काफ की वृद्धि और विकास के लिए पर्याप्त पोषक पदार्थ प्रदान करता है, परंतु काफ इसे आसानी से नहीं खा सकता। अतः इसके लिए शुरुआती अवस्था में दूध पिलाने के पश्चात काफ स्टार्टर की थोड़ी बहुत मात्रा उसके मुंह में नाक पर लगाते हैं, जिससे वह धीरे धीरे उसे खाना शुरू कर देता है, उसका आदी हो जाता है। इसके पश्चात धीरे धीरे होल मिल्क या मिल्क रिप्लेसर की मात्रा कम कर देता है। काफ स्टार्टर 4 महीने की उम्र तक खिलाया जाता है। इसके पश्चात धीरे धीरे से ग्रेन मिक्सचर दानों का मिश्रण द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं। काफ स्टार्टर भी अनेक प्रकार से बनाए जा सकते हैं, परंतु एक अच्छे काफ स्टार्टर का DCP लगभग 20% व TDN लगभग 70% होना चाहिए। इसी प्रकार का एक काफ स्टार्टर निम्न प्रकार बनाया जा सकता है। क्रश्ड बार्ली तोड़ा हुआ, ग्राउंड नट केक, मूंगफली, ये जो खल, फिश मील और ड्राइड स्किम मिल्क। फिश मील तो समझते ही हैं, व्हीट ब्रान गेहूं का ब्रान और मिनरल मिक्सचर। तो ये हम इसको मिला लेते हैं और उपरोक्त पदार्थों को मिलाकर बनाए गए 100 किलोग्राम मिश्रण में निम्नलिखित पदार्थ और डाले जा सकते हैं। मोलेसेस 5 से 10 किलो, मीठा मोलेसेस गुड़। हालांकि ये किसी भी चीज़ से मीठा बना लें, आपको जरूरी नहीं। मोलेसेस ढीला गुड़ भी हो सकता है, इसका मतलब मीठे से है कुल मिलाकर। मोलेसेस, साल्ट, ऑरियोमाइसिन एंड रोविक मिक्स। तो ये काफ स्टार्टर के तत्वों को देश के विभिन्न प्रांतों में पाए जाने में मौसम के अनुसार निम्नलिखित प्रकार से परिवर्तित किया जा सकता है। जो बार्ले के स्थान पर मक्का, मेज, जई यानी ओट या ज्वार, सोरगम आदि काम में लिए जा सकते हैं। मूंगफली की खल के स्थान पर लिनसीड ऑयल मील, अलसी का तेल, अलसी का ऑयल मील, तेल ऑयल केक, कपास की खल, कॉटन सीड केक या सोयाबीन केक काम में ले सकते हैं। गेहूं की भूसी, व्हीट ब्रान के स्थान पर चावल की भूसी, राइस ब्रान काम में ले सकते हैं। फिश मील की जगह मीट मील भी काम में लिया जा सकता है। तो ये
दानों का मिश्रण खिलाना, दानों का मिश्रण खिलाना। दानों के मिश्रण में चलिए इसको, काफ की बेहतर वृद्धि व अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए उसे दूध के साथ साथ ग्रेन मिक्सचर भी प्रदान करना चाहिए। शुरुआत में इसे खिलाना सिखाने के लिए थोड़ा सा ग्रेन मिक्सचर दूध वाले बर्तन में डाल देते हैं, जिसे काफ थोड़ा बहुत खा सके और धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाती है। उसे ग्रेन मिक्सचर अलग से भी खिलाया जा सकता है। इसे खिलाने की शुरुआत लगभग दूसरे सप्ताह से करते हैं। ग्रेन मिक्सचर खिलाने की मात्रा काफ के वजन पर निर्भर करती है, जिसे धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। काफ के लिए ग्रेन मिक्सचर भी कई प्रकार से बनाया जा सकता है। 2 तरह के ग्रेन मिक्सचर यहाँ दिए गए हैं। तो इसमें ओट 35%, व्हीट ब्रान 30%, ग्राउंडनट केक 20%, बार्ले टेक और लिनसीड केक 5%, मेज 40, व्हीट ब्रान 40 और लिनसीड केक 20। इस तरह से भी मिलाया जा सकता है। इस मिश्रण को कूट कर काम में लेते हैं। तो आज के लिए जो है मैं समझता हूँ इतना ही काफ़ी है। अगर आप इतना ही पढ़ लोगे तो बहुत है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका कंटिन्यूटी में देखेंगे इसको। थैंक यू वेरी मच।